दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी का मतलब हिंदी में है व्यक्तित्व, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा, ठीक है। मास्क कहते हैं जिसको, क्योंकि जो पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा के अंग्रेजी भाषा का क्या है? एक पर्याय है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मुखौटा कहते हैं। पहले क्या होता था, ग्रीक में कुछ एक्टर और एक्ट्रेस क्या करते थे, एक मास्क का प्रयोग किया करते थे, उसको क्या कहते थे? मतलब मुखौटा। उसी के मतलब आशय लेते हुए जो पर्सोना शब्द है उसी से संबंधित लोग ऐसा समझने लगे, जो बाहरी सुंदरता है, जो बाहरी दिखावट है, शरीर की बनावट है, उसको ही हम पर्सनैलिटी कहेंगे। अगर कोई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसका रूप रंग अच्छा है और उसका अंदर से वो बातचीत करने में अच्छा नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व खराब है। जरूरी नहीं है कि जो बाहरी रूप से दिख रहा है वही व्यक्तित्व हो। अक्सर लोगों को यही लगा करता था कि बाहरी जो दिखावट है, बनावट है, रूप रंग है, वही पर्सनालिटी है हकीकत में, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें तो दोनों ही चीजों का इक्वली होना जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी है आपके आंतरिक गुणों का होना, जिससे आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। कुछ लोग तो देखने में भी अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व काफी अच्छा होता है। जैसे हम महात्मा गांधी का एक उदाहरण ले लें, या हम रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण ले लें। वो देखने में इतने मतलब आकर्षक नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें मतलब आंतरिक गुण जो थे उनके अंदर एक्चुअली में थे। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो बाहरी दिखावट है वही हो, आपके अंदर बाहर दोनों चीजों का होना जरूरी है। अगर आपके अंदर आंतरिक गुण है, आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके गुणों में दिखता है कि आपकी जो बातें हैं उसमें झलकता है कि आपके विचार जो है वो शुद्ध है, तो क्या है, आपका आंतरिक रूप से जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होगा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जिसके आंतरिक रूप से व्यक्तित्व मान लिया आपका अच्छा है और बाहरी आप रूप रंग में थोड़े से छोटे हैं, या आपका रूप रंग अच्छा नहीं है, तो इंसान एक तरीके से कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो शायद लोग आपसे बात करना पसंद ना करें, ठीक है। या आपका बाहरी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, आपकी हाइट अच्छी है, आप की आंखें सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन आपने अगर किसी से बात की तो आपके विचारों में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, या आपके विचार उतने शुद्ध नहीं थे, है ना। तो क्या है, लोग आपसे तब भी बात करना पसंद नहीं करेंगे। दोनों का इक्वल होना जरूरी है। आप बाहरी रूप से भी आकर्षित दिखने चाहिए, और आपके जो भीतरी गुण है उनमें भी आचरण जो है आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। आपके गुण का अच्छा होना जरूरी है, आंतरिक गुणों का होना जरूरी है। तो दोनों चीजें होंगी, आप बाहरी रूप से भी अच्छे दिखने चाहिए और आंतरिक रूप से भी आपका जो आचरण है वो बेहतर होना चाहिए। तो क्या है, वो पर्सनालिटी में लेंगे, ना कि खाली बाहरी गुणों को। बाहरी जो सुंदरता है उसको हम पर्सनालिटी में नहीं रखते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों का होना जरूरी है, जिसको हम व्यक्तित्व कहेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं उनके भी अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, ये व्यक्तित्व क्या है, तो आपका पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक है वुडवर्ड, ठीक है। तो ये लेडी है, तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता है। मतलब आपका जो बाहरी व्यक्तित्व दिख रहा है, जो आपकी सुंदरता दिख रही है, केवल वही व्यक्तित्व नहीं है, यानी वही पर्सनालिटी नहीं है। मतलब पर्सनालिटी से मतलब लोग बाहरी सुंदरता से ही लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता, मतलब होलिस्टिक कहेंगे, सर्वांगीण विकास से बात करेंगे यहाँ पे, कि आप आंतरिक रूप से भी आपका आचरण अच्छा होना चाहिए और आप बाह्य रूप से भी आकर्षित दिखने चाहिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा। फिर गिलफोर्ड कहते हैं कि हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में जो शील गुण है यानी जो ट्रेट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अभी हम शील गुणों की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो शील गुण है वो एक संकलित नमूनों के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं किसी व्यक्तित्व को। तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं।
फिर मार्गन तथा गिलीलैंड की अगर हम बात करें, हम जो कुछ भी है उस सबका योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। कुल मिला के हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी ही क्रियाएं काहे में आ जाएंगी, व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगी। उसको ही हम पर्सनालिटी कहेंगे। आपका होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है यानी सर्वांगीण जो विकास है वो पर्सनालिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार यानी पर्सनालिटी के प्रकार क्या कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार दिए हैं, सामाजिक पक्ष के आधार पर और मूल्यों के आधार पर, तो उन सबको अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के, आइए हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों को। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है अलग अलग लोगों द्वारा, और ये कुछ इन्हें वर्गों में इसलिए बांटा गया है, मतलब व्यक्तित्व के प्रकारों को इसलिए मतलब बांटा गया है, बताया गया है कि कुछ मतलब गुण होते हैं जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में क्या है, समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग होंगे वो मोटे मोटे या नाटे होंगे, है ना, तो जो जितनी भी गोलकाय यानी पिकनिक प्रवृत्ति के लोग होंगे उनमें एक जैसे ट्रेट्स पाए जाएंगे। जो पतले दुबले होंगे, ठीक है, तो उनमें एक जैसे ट्रेट्स पाए जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को कई पक्षों में बांट दिया गया है। तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 3 लोग आए, एक का नाम था क्रेचमर, दूसरे थे हमारे हिप्पोक्रेट्स, तीसरे थे हमारे शेल्डन। इन्होंने शारीरिक संरचना की दृष्टि से ही वर्गीकृत किया है किसको, व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को। उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो जुंग थे, वो आए, उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया, अभी हम पढ़ेंगे। मूल्य दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो स्पेंजर ने कई सारी चीजों को बताया। फिर अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत जो हमारी गीता है, हाँ उसी की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक संरचना की दृष्टि से। तो जो क्रिचमर है उन्होंने क्या कहा, शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो आप प्लीज इंग्लिश में याद रखिएगा, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ठीक है। तो ये क्या है, तो इन्होंने सबसे पहले गोलकाय की बात की है। तो गोलकाय में क्या है, जो व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति कैसे होंगे, नाटे होंगे, ठीक है, उनकी ज्यादा हाइट नहीं होगी और वो मोटे से होंगे। जो व्यक्ति गोलकाय होंगे यानी पिकनिक में आएंगे उनकी हाइट थोड़ी सी कम होगी और वो मोटे होंगे, और क्या सुख दुख है या जो प्रतिक्रिया देना है किसी भी चीज के, मतलब उनके जो इमोशन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, जो मोटे होते हैं। यानी जो पिकनिक पर्सनालिटी होती है, जिनकी व्यक्तित्व होता है जिनका, वो मोटे होंगे, नाटे होंगे, वो अधिक क्रियाशील होंगे, कभी कभी किसी चीज को लेके मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी उसी चीज को लेकर दुखी हो जाते हैं। उनके व्यवहार को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो पिकनिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रेचमर। दूसरा अगर हम बात करें तो सुडोल का यानी एथलेटिक जो लोग होते हैं वो क्या होंगे, हस्त पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, फिट होंगे कह सकते हैं, मतलब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, परफेक्ट होगी, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा नाटे छोटे, बिल्कुल परफेक्ट साइज शेप होगा उनका, और क्या है, सामान्य व्यक्तित्व होगा, सभी से एक जैसा व्यवहार करेंगे और ना ज्यादा सामाजिक होते हैं और ना कम सामाजिक होते हैं। उनका व्यवहार सभी के साथ समान होता है और उनकी पर्सनैलिटी में कुछ भी मतलब छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट पाई जाती है, ठीक है। और उनका जो व्यवहार है वो सभी के साथ एक जैसा रहता है, जिससे कि जो उनका स्वास्थ्य है वो भी हमेशा अच्छा पाया जाता है। उसके बाद हम एस्थेनिक की बात करेंगे। तो एस्थेनिक क्या है, लंबकाय की बात कर रहे हैं। तो इस जो लंबकाय पर्सनैलिटी के यानी व्यक्तित्व के लोग होंगे उनमें क्या, वो लोग कैसे होंगे, लंबे होंगे, दुबले होंगे, ठीक है, पतले से होंगे। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको कैसे, क्योंकि हम लोग शारीरिक संरचना की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो क्या है, कैसे होंगे, जो एस्थेनिक लोग हैं लंबे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे और दूसरों से घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा असामाजिक व्यक्ति होते हैं, मतलब सामाजिकता नहीं रखते हैं। इस टाइप के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो लंबे हो, पतले हो और क्या दुबले हो, ठीक है, तो क्या है, ज्यादा लोगों से क्या अटैचमेंट नहीं बना पाते हैं, लोगों से सामाजिक नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एस्थेनिक कहलाते हैं, यानी लंबकाय कहलाते हैं। ये क्या है, सीधे अपना जो, अगर उन्हें गुस्सा आएगा तो वो अंदर दबा लेते हैं, मतलब चीजों को खुद ही पीते रहते हैं, अंदर ही अंदर
मतलब कुढ़ते रहते हैं एक तरीके से, वो अपने जो जितने भी क्रोध वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी बात किसी ने कह दी तो डायरेक्टली नहीं बोलना है, लेकिन नाराज हो जाना है और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना है। तो ये इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एस्थेनिक कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेचमर। अब हम देखते हैं हिप्पोक्रेट्स द्वारा वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया, हिप्पोक्रेट्स ने 4 टाइप के लोग बताए हैं। एक कफ प्रवृत्ति जो क्रोधी प्रवृत्ति होती है, एक काले पित्त वाले होते हैं जो निराशावादी लोग होते हैं, एक बताया इन्होंने पीले पित्त वाले लोग यानी मंद व्यक्ति, मतलब बिल्कुल सुस्त होते हैं। फिर इन्होंने चौथा बताया आशावादी लोग, ठीक है, मतलब जो जिसमें कफ पित्त पाया जाएगा, कफ प्रवृत्ति पाई जाएगी, वो क्या अधिक क्रोधी होंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। उसके बाद जो काले पित्त वाले लोग होते हैं वो निराशावादी होते हैं, किसी बात को लेके कोई आशा नहीं होती है। पीले पित्त वाले जो लोग होते हैं वो मंद व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं। और जो हमारे आशावादी लोग होते हैं वो जीवन में कुछ नया करने की सोच रखते हैं। अगर आपको ये वाली जो हिप्पोक्रेट्स हैं उनका जो वर्गीकरण है वो डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम बात करें शेल्डन का वर्गीकरण, तो शेल्डन का जो वर्गीकरण था वो थोड़ा थोड़ा क्रेचमर से मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 3 टाइप बताए। इन्होंने कहा जो गोलाकार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, जो लंबे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, ठीक है, वो क्या है दूसरों से संबंध नहीं बना पाएंगे। तो क्या इन्होंने भी गोलाकार बताया, या हम उसको एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं, ठीक है, जो पर्सनालिटी है उसको। फिर हम दूसरी पर्सनालिटी की बात करें तो आयताकार आता है। दूसरी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो काहे में आ जाएगा, हष्टपुष्ट यानी एथलेटिक में आ जाएगा। मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, शेल्डन ने जो प्रकार दिए हैं बस उसके नाम चेंज है, लेकिन लगभग जो क्वालिटीज है वो सेम ही है, ठीक है। तो क्या है, लंबकाय, जो यहाँ लंबकाय है वहाँ वो गोलाकार है। गोलाकार पर्सनालिटी बताई है जिसको हम एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं शेल्डन के अकॉर्डिंग। क्या है, ये इनका शरीर क्या होगा, पतला दुबला होगा और ये लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाएंगे। अपना जो क्रोध है यानी गुस्सा है उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर पीते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं एक तरीके से, ठीक है। आयताकार या मीसोमॉर्फिक भी कहते हैं, जो क्या होंगे, हष्टपुष्ट होंगे और इनका जो शरीर होगा वो स्वस्थ होगा, ठीक है, और क्या है, सामान्य व्यक्तित्व होगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। फिर हम लंबाकार या फिर एक्टोमॉर्फिक है तो वो आ जाते हैं पिकनिक में यानी गोलाकार में, जो कि नाटे होंगे, मोटे होंगे और जो सक्रिय हो सकते हैं, कभी निष्क्रिय हो सकते हैं। आपको इनकी जो क्रियाएं हैं उनका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं हिप्पोक्रेट्स का जो वर्गीकरण है और जो शेल्डन का वर्गीकरण है उसको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगी। अब हम अगला चलते हैं यूंग पे। जो यूंग थे उन्होंने भी कई सारी चीजों को बताया है, तो चलिए हम इस बोर्ड को साफ कर देते हैं और फिर हम अच्छे से, क्योंकि यूंग ने कई सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, मतलब जो व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व है, उसके अकॉर्डिंग जो गुण है व्यक्ति के उनको डिस्क्राइब किया है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मूल दृष्टिकोण और जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के टाइप्स क्या है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ और फिर से हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो यूंग है यानी जुंग है, तो उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं उसको हम देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था शारीरिक संरचना के आधार पर, जिसमें हमने क्रेचमर पढ़े थे, हिप्पोक्रेट्स पढ़े थे और शेल्डन पढ़े थे। अगर आप लोग बताएंगे तो उनको भी पूरी डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसको डिफाइन किया है। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जुंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो जुंग ने 3 प्रकार बताए हैं, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। तो जो अंतर्मुखी लोग होंगे वो कैसे होंगे, मतलब संकोची होंगे, लज्जाशील होंगे, असामाजिक होंगे, एकांत प्रिय होंगे और आत्मचिंतक होंगे। मतलब उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं होगा, क्या शर्मीले होंगे, खुद में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे और आत्मचिंतक मतलब खुद की ही सोच में रहना है, अलग थलग रहना है। तो वो लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा सामाजिक होने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद होता है, उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं यानी अंतर्मुखी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा इन्होंने टाइप बताया है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो है वो सामाजिक कौशल, मतलब जो सोशल इनका जो काम होता है, सामाजिक होने का जो
मतलब तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं, लोगों से बातचीत बहुत अच्छे से कर पाते हैं और आशावादी होते हैं जीवन को कुछ। अब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहकर हम जितना ज्यादा सामाजिक होंगे, जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा हम मतलब सरवाइव कर पाएंगे अपनी चीजों को, जितना भी एटमॉस्फेयर है, परिस्थिति है जितनी भी, हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो आशावादी होते हैं, कुछ नया करने की क्षमता होती है। जो बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो चिंता मुक्त होते हैं, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती है, साहसी होते हैं, मतलब आक्रामक का मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं एक तरीके से और लोकप्रिय होते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, मतलब आंतरिक रूप से किस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं उसके अकॉर्डिंग तुमने इनको बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब क्या हम एम्बिवर्ट की बात करें यानी उभयमुखी की बात करें, तो उभयमुखी क्या है, उभयमुखी में आंतरिक और बाह्य, बहिर्मुखी के दोनों के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी में कुछ गुण इसके पाए जाएंगे, कुछ गुण इसके पाए जाएंगे, तो हमारा उभयमुखी बनेगा। अभी हमने देखा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, जो अधिक शर्मीले होंगे, संकोची होंगे, खुद में रहना पसंद करेंगे, अंतर्मुखी कहलाएंगे, ज्यादा सामाजिक होंगे और क्या, चिंता मुक्त होंगे, उनमें ज्यादा कुशलता होगी लोगों से जल्दी से कनेक्ट हो जाने की, क्या बहिर्मुखी कहलाएंगे। उभयमुखी में कौन आएंगे, इन दोनों के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के जो गुण होंगे वो उभयमुखी में आएंगे, मतलब दोनों का मैशअप यानी मिक्सअप क्या कहलाएगा, उभयमुखी कहलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जुंग ने क्या बताए हैं, 8 प्रकार और बताए हैं व्यक्तित्व के, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, मतलब 8 प्रकारों में 4 प्रकार बताए हैं, सोच, भावना, संवेदना और अंतर्ज्ञान। अब सोच क्या है, परिस्थितियों और वातावरण के बीच हम क्या कर पाए, कुछ तर्क दे पाए। अब जैसे एक आप ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने क्लास में, ठीक है, एक टीचर है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया तो आप उसके हर पक्ष को देखेंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे। यानी हम सोच, जो हमारी परिस्थिति है और जो हमारा वातावरण कह रहा है उसके बीच में हम कुछ तर्क लगाएंगे, उसके बाद हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सोच है, उन्होंने एक प्रकार बताया है, अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम भावना की बात करें तो व्यक्तिगत मूल्यांकन लागू करना, मतलब कोई भी आंसर करना जो आपकी भावनाओं से संबंधित है, भावना से संबंधित होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, अपनी इमोशंस का यूज करके हम निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद हम संवेदना की बात करें तो जो हम आंसर कर रहे हैं उसमें जो है वो सौंदर्यात्मकता लागू करनी है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो सामने सुन रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए, वो जो आंसर है ना उससे वो प्रभावित हो जाना चाहिए, मतलब उसे पूर्ण रूप से समझ आ जाना चाहिए। अंतर्मुखी की बात करें तो इसमें क्या है, जब हम बता रहे हैं किसी चीज को तो केवल रटा हुआ ही ना बता दें बल्कि अचेतन मन का भी प्रयोग करें। ठीक है, टोटल हमने आज तक जो भी पढ़ा है उन सब का यूज करके अपनी बात को हम सामने वाले के समक्ष रख सकें, वो क्या होगा, अंतर्मुखी होगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जुंग ने 3 प्रकारों को तो बताया ही है, इन 3 प्रकारों को तो हम पढ़ ही चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने 8 प्रकार और बताए हैं जिसमें उन्होंने 4 कार्यों को बताया है, उन 4 कार्यों के ही 2-2 टाइप और बताए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रकारों के, ये जो 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने, इसके ही 2-2 भाग बता दिए हैं कि जो हमारी सोच है वो अंतर्मुखी होती है और बहिर्मुखी होती है, हमारी जो भावना है वो अंतर्मुखी होती है और बहिर्मुखी होती है, जो हमारी संवेदना है वो अंतर्मुखी होती है और बहिर्मुखी होती है, और जो हमारा अंतर्ज्ञान है वो अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है। तो देखिए ये 8 टाइप्स बन गए ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो यही 8 टाइप उन्होंने बताया है। अब हम अंतर्मुखी सोच की बात करें तो जो अंतर्मुखी सोच के लोग होते हैं वो ज्यादा चिंतनशील होते हैं, मतलब वो बहुत अधिक सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, और क्या है, वो स्वयं के जो विचार हैं, जो वो सोच रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब खुद को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब खुद को आगे रखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरों से उन्हें मतलब नहीं है, अपने विचारों से मतलब होता है। संबंधों की चिंता में किसी ने कोई कुछ कह दिया या उनसे कोई बात हो गई है या कहीं कोई बात हो गई है तो वो उस चीज को लेके सोचते रहते हैं। जो अंतर्मुखी सोच के लोग होते हैं, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना है, तो ये क्या हो जाते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं कि वो जो भी सोचेंगे स्वयं में सोचेंगे, किसी को से बात नहीं करनी है, ना असामाजिक होते हैं, तो क्या है, अपनी बातों को प्रेफर करते हैं
खुद के बारे में सोचते रहेंगे या लोगों ने उनसे कुछ कह दिया उन्हीं के बारे में, तो वो क्या है निरंतर चिंतन करते रहेंगे अपने से ही संबंधित। तो क्या है अगर हम देखें दूसरा बहिर्मुखी, तो ये लोग भी चिंतनशील होते हैं और क्या होगा, लेकिन ये क्या है अपनी जो सोच है वो दूसरों पे थोपने पे लगे रहते हैं, जो बहिर्मुखी सोच के लोग होते हैं। तो क्या है ये आसपास क्या करेंगे, चीजों से देखेंगे और खोजने का प्रयास करेंगे और लगातार जो आसपास अपनी चीजें देखेंगे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो बहिर्मुखी सोच के लोग होते हैं तो क्या है बहुत सारी चीजों के मतलब एक चीज के प्रति बहुत सारे दृष्टिकोण रखते हैं और एक बार उन्होंने जो एक चीज के प्रति अपने एजम्पशंस बना लिए फिर वो उसे चेंज नहीं करते हैं। मतलब एक चीज के प्रति कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण उस चीज के प्रति बना लिया फिर अपने उस दृष्टिकोण को वो चेंज नहीं करते हैं। कौन? बहिर्मुखी सोच के लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाववाचक अंतर्मुखी। जो भाववाचक मतलब जिनकी जो भावनाएं हैं वो अंतर्मुखी होती हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं बातूनी बहुत कम होते हैं, मतलब उन्हें बातचीत करना उतना ज्यादा पसंद नहीं होता है और क्या है वो बहुत ज्यादा भावात्मक होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सहानुभूति की भावना होती है। वो छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं और ज्यादा बड़े समूहों में उन्हें रहना अच्छा नहीं लगता है। जो भाववाचक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो क्या करते हैं अगर उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ज्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं तो वो भी सजगता से अलग हट जाते हैं और कहीं और दूसरे छोटे समूहों में रहना अधिक पसंद करते हैं, जो भाववाचक अंतर्मुखी के लोग होते हैं। अगर भाववाचक बहिर्मुखी के लोगों की बात करें तो ये समूहों में अधिक रहना मतलब प्रेफर करेंगे और इन्हें सहानुभूति इनमें और ज्यादा अधिक होती है दूसरों की तुलना में। और क्या है इसमें इनमें सामाजिक कौशल बहुत अधिक होता है, ये लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं जो भाववाचक बहिर्मुखी के लोग होते हैं। और इनमें जो घृणा है जो क्रोध है वो बहुत कम होता है। हम असामाजिक रह जाते हैं या हम सामाजिक नहीं हो पाते हैं जब हमारे अंदर क्रोध की भावना होती है या हमारे अंदर घृणा की भावना होती है, तब हम क्या कर पाते हैं उतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो भाववाचक बहिर्मुखी के जो लोग होंगे वो बहुत अधिक सहानुभूति होगी उनके अंदर लोगों के प्रति, वो लोगों की मदद करना चाहेंगे और बड़े समूहों में रहना चाहेंगे और आसानी से लोगों से क्या सामाजिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें संवेदना अंतर्मुखी की। तो जो संवेदना अंतर्मुखी के लोग होंगे वो घटनाओं पे, भावनाओं पे और अमूर्त जो विचार है उनके उस पे क्या निर्भर नहीं होते हैं, मतलब इंद्रियों के माध्यम से अपनी उत्तेजनाओं को समझते हैं, खुद क्रिया करके समझने पे ज्यादा जोर देते हैं ना कि दूसरों की घटनाओं और भावनाओं के अकॉर्डिंग। मतलब जो उनके इमोशंस हैं वो कैसे स्टेबल होंगे जब वो किसी कार्य को करेंगे। फिर क्या है अगर हम बात करें संवेदना बहिर्मुखी की, जो संवेदना बहिर्मुखी के लोग हैं वो क्या करेंगे नई नई इमोशंस को अपने डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। वो नई नई संवेदनाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग इमोशंस का यूज करेंगे और क्या है परिचित अगर नहीं होते हैं तो उनके साथ विपरीत स्वभाव करेंगे, अलग से उनको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोलने लगे जाके, उनसे एक अलग ही तरीके का नेचर अपनाते हैं जिन्हें वे जानते हैं और जिन्हें वे नहीं जानते हैं उनकी तुलना में। उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्ज्ञान अंतर्मुखी, ये जो लोग होते हैं इस व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में लगे रहते हैं और कल्पनाओं में ही जीते हैं। मतलब इनकी जो रुचियां हैं और जो इनकी कल्पनाएं हैं वो कल्पना जगत में जीते हैं, जो वास्तविकता है उसमें ना जीकर वो सपनों को ज्यादा देखने में मतलब प्रेफर करते हैं, ना कि वास्तविकता में जीने में मतलब सोचते हैं। और ये लोग सपने अधिक देखते हैं, कल्पना जगत में जीते हैं और भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। अंतर्ज्ञान बहिर्मुखी के जो लोग होते हैं वो लंबे समय तक किसी भी काम को करते हैं, ये कल्पनाओं में नहीं जीते हैं, ये कर देने पे बिलीव करते हैं कि हम कर ही देंगे। और ये लंबे समय तक किसी काम को करते हैं और जब एक काम को छोड़ देंगे तो ये दूसरे काम को शुरू कर देते हैं। इन्हें काम करना है कैसे भी करके, खुद को परफेक्ट बनाना है, लगातार काम को करते रहना है। अगर एक काम इनका खत्म हो जाता है तो ये दूसरे काम को शुरू कर देते हैं। और जैसे एक बिजनेस जो हुआ, अगर इनका ठप हो गया या फिर इनका काम पूरा हो गया या ऑफिस वर्क पूरा हो गया तो इन्हें दूसरा कोई काम चाहिए है, ये खाली नहीं बैठ सकते हैं जो अंतर्ज्ञान बहिर्मुखी के जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। तो क्या है इन्हें दूसरों की मदद करने में बड़ा ही मजा आता है और इससे मतलब नहीं है कि कोई दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है, सही सोच रहा है गलत सोच रहा है, इन्हें दूसरों की मदद करना होता है और किसी भी काम को शिद्दत से करना होता है, जो अंतर्ज्ञान बहिर्मुखी के लोग हैं। तो आज हमने देखा युंग के अकॉर्डिंग सामाजिक दृष्टिकोण
के अकॉर्डिंग कि व्यक्तित्व क्या होता है, यानी पर्सनालिटी के कुछ प्रकारों को देखा। इसके बाद हम इस व्यंजन को डिस्कस करेंगे, फिर हम श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप में आया है। तो अच्छी बात है, वरना वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार हम लोग फिर से जो पर्सनालिटी है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगी जो हमारे इस व्यंजन है उन्हें, जो मूल दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के क्या टाइप्स हैं, और जो श्रीमद् भागवत है उसके अकॉर्डिंग क्या टाइप्स हैं। तो ठीक है, अगर ठीक लगता है, आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दीजिएगा। एक बार मैं फिर से एक एक करके डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।